हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे वीडियो लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए। तो जनाब, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आपका एक एक लाइक कमेंट शेयर हमें वीडियो और भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से बनाने के लिए मजबूर करता है। तो आप लोगों का साथ और सहयोग हमें बहुत आवश्यकता होती है। आप लोगों के सहयोग से ही ये चैनल अपने उच्च पायदान की ओर जा रहा है। अतः इसी तरह अगर हम स्टडी करते रहे तो हमारे चैनल का एक एक स्टूडेंट जरूर सक्सेस होगा, ऐसा दावा है। सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती, लेकिन प्राइवेट में भी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। ए ग्रेड, बी ग्रेड की जो जॉब्स हैं वो आप लोगों के लिए तैयार हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है, मेहनत करते रहिए। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम अपने लेसन को शुरू करते हैं। तो हमारा जो लेसन है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के चैप्टर नंबर 2 है, इकोनॉमिक्स से 10th क्लास का है। तो देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 क्षेत्रकों में इनको बांटा गया है और किसी भी देश के लिए उनकी अर्थव्यवस्था का एकमात्र जो है स्तंभ कहे जाते हैं ये क्षेत्रक। तो देखिए, यहाँ पर पहला जो है इसको हम बोलेंगे प्राथमिक क्षेत्र। इसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। दूसरा है, इसको हम कहेंगे द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा जो है इसको हम कहेंगे तृतीयक क्षेत्र। तो ये 3 क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक कंट्रीज में जितने भी देश हैं सबके यही 3 क्षेत्र होते हैं। और इसके बाद जो नंबर 4 और नंबर 5 के क्षेत्र होते हैं वो और ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। वो आपकी आने वाली क्लासेज में आपको मिलेंगे। 12th क्लास तक आपको 5 तक क्षेत्र मिलते हैं। तो उसमें जो है दिमागी रूप से कार्य बढ़ जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर 3 क्षेत्र के विषय में ही पढ़ेंगे। तो पहले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। पहले क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरे क्षेत्र को उद्योग भी कहा जाता है। और तीसरे क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो देखिए, इंग्लिश में इनको प्राइमरी सेक्टर, जो सेकेंडरी सेक्टर है, और टर्शियरी जो सेक्टर है, ये नाम दिए गए हैं। तो देखिए, इसी तरह से इनमें कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं? तो इसमें आती है कृषि, मत्स्य, पशु पालन, फिर है खनन और बागवानी तथा, तो यहां कर देते हैं आदि। फिर इसके अंदर जो द्वितीयक क्षेत्र का है, इसके अंदर उद्योग आते हैं। तो यहाँ पर उद्योग ही रहेगा। यहाँ पर विनिर्माण उद्योग कहा जाएगा। विनिर्माण उद्योग इसको कहा जाएगा। और तीसरे क्षेत्र में जो है सर्विस आएगी, यानी कि सेवाएं आएंगी। तो देखिए, इनको समझ लेते हैं। पहला जो क्षेत्र है यह फर्स्ट प्रोडक्शन करेगा। इसमें पहली वस्तु का निर्माण किया जाएगा। जैसे तो खेत में कपास है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे खेत में कपास को उगाया गया। और जो दूसरा क्षेत्र है, इसमें पहले क्षेत्र से बनी वस्तु से विनिर्माण करके उस वस्तु को दोबारा से निर्मित करके एक मूल्यवान वस्तु में बदला जाता है। जैसे कि कपास से कपड़ा।
तो कपड़ा जो है मूल्यवान वस्तु है और इसको कपास से विनिर्मित किया गया है, दोबारा से बनाया गया है, एक नई वस्तु बनाई गई है और ये उद्योग से हुआ है। ठीक है, तो जहां भी विनिर्माण का कार्य होता है, जैसे गेहूं से आटा बनाकर के बिस्किट बनाना, तो इसी तरह से अन्य और बहुत से रिप्रोडक्शन होते हैं, उनको कहते हैं विनिर्माण। ठीक है, और यहाँ पर सेवाएं दी जाती हैं, जैसे आप देखिए ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन। जो ये परिवहन है ये अन्य 2 क्षेत्रों को सेवा प्रोवाइड करवाता है। यहाँ कपास उगाई गई लेकिन ये कपास यही पड़ी रहेगी अगर कोई व्हीकल इसको उद्योगों तक नहीं लेके गया तो उद्योगों तक ले जाने के लिए व्हीकल की आवश्यकता पड़ेगी और व्हीकल अपनी सर्विस देगा। फिर इसके बाद ये जो कपड़ा है ये भी कंपनी में यानी कि फैक्ट्री में पड़ा रहेगा। अगर कोई व्हीकल जो है उसको उठा करके बाजार तक नहीं ले गया तो यहाँ भी व्हीकल ने अपनी सर्विस दी है। फिर उसके बाद ये जो कपड़ा है ये बाजार में भी पड़ा रहेगा अगर ट्रेडर्स ने जो है उसको आगे बिकने के लिए नहीं भेजा तो यहाँ पर ट्रेडर्स जो हैं वो भी सर्विस दे रहे हैं, क्योंकि ट्रेडर्स ने न तो कपास उगाई है और न ही कपड़ा बनाया है, कपड़े से शर्ट वगैरह बनाया है, तो ऐसा है नहीं, तो वो केवल सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये क्षेत्रक आपको समझ में आ गए होंगे। पहला क्षेत्रक है, दूसरा क्षेत्रक है, तीसरा क्षेत्रक है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था की ये धुरी कहे जाते हैं, इन्हीं पर ही किसी भी देश का पूरा अर्थव्यवस्था टिकी होती है। तो यहाँ पर आप एक और बात देख सकते हैं कि अगर हम इस क्षेत्र को हटा देते हैं तो इसको रिप्रोडक्शन के लिए जो है मटेरियल नहीं मिलेगा, और इसको मटेरियल नहीं मिलेगा तो फिर इसको भी कोई वस्तु परिवहन करने के लिए नहीं मिलेगी। तो सोचने वाली बात यह है कि तीनों एक दूसरे से इंटरेक्ट हैं, परस्पर संबंधित है। अगर एक क्षेत्र को भी हटा दिया जाता है तो दूसरा अपने आप ही डैमेज हो जाता है। फिर यहाँ पर जो है इतने बड़े बड़े उद्योग हैं हमारे देश में और कृषि क्षेत्र भी है। यह जब हम पढ़ते थे तो 75% लोग इसमें लगे हुए थे। फिर उसके बाद इसका नंबर आता था और ये बहुत कम क्षेत्र विकसित हुआ था उस समय, लेकिन आज जो है सबसे ज्यादा इसी के ही बराबर, बल्कि इसको भी मात देता हुआ ये आगे बढ़ रहा है। तो हम किसी भी क्षेत्र को जो है डैमेज नहीं होने दे सकते, क्योंकि उसी पर ही अन्य क्षेत्र भी टिके होते हैं। तो बहुत ही सोचने वाली बात है, और ये तीनों एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं कि एक को अगर विकसित किया जाएगा तो दूसरा और तीसरा अपने आप ही विकसित होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब जो ये पहले 75% की योगदान देता था हमारी अर्थव्यवस्था में, अब ये 50% से भी नीचे आता जा रहा है और ये 50% के पास जा रहा है, और ये आज भी जो है 20% से लेकर के 30% तक अपना योगदान दे रहा है। तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसमें अब क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है ये आपको देखना है, समझना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रच्छन्न बेरोजगारी उसे कहते हैं जो छिपी हुई बेरोजगारी होती है। छिपी हुई आप कहेंगे, छिपी हुई बेरोजगारी, लोगों को बेरोजगार घूमते हुए तो देखा है, लेकिन होती है छिपी हुई बेरोजगारी कैसे? जैसे कि रामू के पास 5 एकड़ भूमि है और उसके परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 ही सदस्य हैं। तो ये 5 लोग जो है इस भूमि में खेतीबाड़ी करते हैं, लगे हुए हैं। ये परिवार एक गांव का परिवार है और 5 एकड़ ही जमीन है रामू के पास, और उसके परिवार में जो 5 सदस्य हैं, जो अडल्ट हैं, जो वयस्क हैं, वो 5 इस 5 एकड़ भूमि में लगे हुए हैं कार्य करने के लिए। तो जरा सोचिए, क्या ये बेरोजगार नहीं है? आप कहेंगे सर कमाल की बात कर रहे हैं, यहाँ तो ये काम कर रहे हैं, बेरोजगार कैसे है? यहाँ पर 5 बेरोजगार न होकर के 3 लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं। 3 लोग कैसे बेरोजगार है? क्योंकि 5 एकड़ भूमि को हमारा 1 या 2 सदस्य आराम से संभाल सकता है,
और बाकी के 3 जो लगे हुए हैं वो एक्स्ट्रा लोग लगे हुए हैं। ये चाहे तो किसी कंपनी में कार्य करके एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं और अपने परिवार के इनकम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है कि आसपास कोई इंडस्ट्री नहीं है और ये इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, तो इसलिए ये इसी भूमि में कार्य करने पर मजबूर हैं। तो ये एक तरह से छिपी हुई बेरोजगारी है, मजबूरन ये इसमें लगे हुए हैं खेती में, है ना। तो छिपी हुई बेरोजगारी। एक उदाहरण और देता हूं, आपके मोहल्ले में जो है नाई है और आपके मोहल्ले में 100 परिवार रहते हैं और नाई एक है, ठीक है। तो उसके पास 100 के 100 परिवार जो है आएंगे और वो कटिंग वगैरह करवाएंगे, अपना हेयर कट करवाएंगे, है ना। तो यहाँ पर इसको अच्छा रोजगार मिला हुआ है ना। लेकिन आप देखिए एक नाई और आ जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब इनका रोजगार डिवाइड हो गया। तो यहाँ 50 यहाँ आ गया, 50 यहाँ आ गया। अब तक तो ठीक है, दोनों का काम चल जाता है, दोनों ही रोजगार प्राप्त है। लेकिन एक तीसरा नाई और आ जाता है आपके मोहल्ले में। अब यहाँ कंपटीशन टफ हो गया, है ना। तो ये जो पहले अच्छी कमाई कर रहा था, अब ये 25 पर आ गया और ये जो है ये 35 पर आ गया। तो कितना हो जाता है यहाँ पर 60, और ये जो है नई टेक्नोलॉजी के साथ आ गया 40% ये कमा रहा है। लेकिन इसने नई टेक्नोलॉजी पर खर्चा किया है, तो 40 से इसका अच्छी आमदनी नहीं हो सकती है। तो ये ठीक है कमा रहा है, लेकिन ये ज्यादा बेनिफिट में नहीं है। ये अच्छी कमाई कर रहे थे, लेकिन अब ये डाउन में आ गए हैं। तो एक तरह से यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी है। लगे हुए तीनों हैं अपने कार्य में, लेकिन मजबूरन लगे हुए हैं, अच्छी कमाई अब नहीं है। तो ये एक तरह से छिपी हुई बेरोजगारी कही जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को प्रच्छन्न बेरोजगारी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो हमारा इसमें पॉइंट है वो क्या है, खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी क्या होती है, इसको अच्छे से सुन लीजिए। परिभाषा है, ये आता है 1 नंबर 2 नंबर में जरूर आता है ये प्रश्न, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, खुली बेरोजगारी। जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूं, पढ़ लिख करके मैं अपनी डिग्री प्राप्त करके जॉब की तलाश में गया और मुझे जॉब नहीं मिली। मैं कार्य करना का इच्छुक हूं, तो मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है, तो इसे खुली बेरोजगारी कहते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि एक व्यक्ति जो कार्य करने का इच्छुक है, जो कार्य करने का मन बनाए हुए है और उसे करने के लिए कोई कार्य ही न मिले, तो वो बेरोजगार है। इसी को ही खुली बेरोजगारी कहते हैं। खुली बेरोजगारी में पढ़े लिखे व्यक्ति जो होते हैं, उनको उनके योग्यता के अनुसार अगर जॉब नहीं मिलती है, तो वो खुली बेरोजगारी में आ जाते हैं। तो ये इसका जवाब है। फिर इसके बाद आता है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है, वो क्या कहा गया है। देखिए यहाँ हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारे देश में जो आर्थिक व्यवस्था के ये क्षेत्रक है, ये 2 तरह के हैं। 2 तरह के कैसे हैं, एक तो है संगठित और एक है असंगठित। बहुत अच्छा, यहाँ पर ये प्रश्न है 5 नंबर का आएगा, तो 5 नंबर का आएगा ये, ठीक है। तो संगठित असंगठित। अब यहाँ पर नाम चेंज करके भी आ जाते हैं, जरूरी नहीं है इसी नाम से ही ये 5 नंबर का जो है प्रश्न आए। तो यहाँ पर लिख देगा सार्वजनिक, और यहाँ क्या लिख देगा, निजी, ठीक है। तो यहाँ लिख देगा सरकारी, और यहाँ क्या लिख देगा, निजी लिख देगा या प्राइवेट लिख देगा, प्राइवेट। तो इस तरह से नाम बदल करके भी प्रश्न दे सकता है। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, संगठित असंगठित को तो पढ़ना ही है, साथ में ये नाम पुट करके भी अपने जवाब को ट्रांसलेट कर देना है। यानी कि ट्रांसलेट का मतलब है ट्रांसफर कर देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, संगठित क्षेत्र नंबर 1 यह है सरकार के अंदर आता है, तो यह निजी है, ठीक है।
तो ये सरकार के अंदर नहीं आता है, ये निजी है, किसी की खुद की संपत्ति से बनाया गया है, उसी का ही अधिपत्य है और यहाँ पर गवर्नमेंट का है। नंबर 2, यहाँ कार्य का समय तय है। तय है का मतलब है फिक्स है। यहाँ पर कार्य करने के जो आवर्स हैं, जो घंटे हैं, वो फिक्स हैं। और यहाँ पर यहाँ कोई समय सीमा नहीं है। तो यहाँ पर कोई समय सीमा नहीं है। अब आप कहेंगे जी होती है, लेकिन यहाँ नहीं है समय सीमा, लिमिटेशन नहीं है। अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और उस कंपनी का सीईओ, डायरेक्टर कोई आ रहा है या कोई बड़ी हस्ती आ रही है और वो 10 बजे का टाइम देता है सुबह आने का, तो मैं ठीक है भाई कंफर्टेबल हूँ कि वो आएगा, मैं अपने कार्य को करूंगा या उनकी आवाभगत करूंगा और अपनी ड्यूटी ऑफ करके चला जाऊंगा। लेकिन वो व्यक्ति आने में ही 3:30 बजा देते हैं, 4:30 बजा देते हैं, तो मैं 5 बजे छुट्टी कैसे करूंगा? तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना ही होगा और उस एक्स्ट्रा टाइम का मुझे कोई पैसा भी नहीं मिलेगा। या कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन का या बड़ा कोई प्रोडक्शन का जो है ऑर्डर मिला हुआ है और वो कंप्लीट करना है आज की आज और वो थोड़ा बाकी है, नहीं हुआ है, तो उसका मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना होगा और मुझे उसका कोई बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कोई समय सीमा लिमिटेशन नहीं है। आप एक स्कूल के ही टीचर को ले लीजिए, स्कूल में फंक्शन चल रहा है और फंक्शन देरी से शुरू हुआ और वो लेट तक चलता है, तो क्या टीचर को एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है? नहीं मिलता है, उसको कोई अलाउंस नहीं मिलता है। तो यहाँ प्राइवेट सेक्टर में ये एक शोषण है, तो ध्यान रखिएगा। नंबर 3, यहाँ पर जो नौकरी है सुरक्षित है, पर यहाँ नौकरी कभी भी जा सकती है। तो बहुत बढ़िया पॉइंट है। यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर में अगर कोई जॉब करता है, तो उसकी नौकरी जो है सेफ है। अगर उसको घर भी बैठना पड़ रहा है तो भी उसको सैलरी मिलेगी। जैसे कोरोना काल में आपने देखा है, तो बहुत अच्छा यहाँ उदाहरण है आप लोगों के सामने। कोरोना काल में बहुत से डिपार्टमेंट ने जो है पूरी तरह से छुट्टी कर रखी थी, लेकिन उसके कर्मचारियों को जो है पैसा मिलता रहा, महीने की जो सैलरी है वो मिलती रही थी। तो है ना, बहुत अच्छा सेक्टर। अब आगे प्राइवेट में देखिए, आपने स्कूल लेवल को देखा होगा, आपने प्राइवेट फैक्ट्रीज को देखा होगा जो बंद पड़ी थी और उनके जो कर्मचारी हैं उनको कुछ भी नहीं मिला, उनको धेला भी नहीं मिला। वो बेचारे उधार में अपना काम चलाते रहे, ब्याज पर पैसा उठा करके काम चलाते रहे और वो आज तक नहीं उभर पाए हैं। तो इस सेक्टर की ये बहुत बड़ी कमी है, तो इसको ध्यान रखना। यहाँ पर नौकरी जो है कभी भी जा सकती है और बहुत से लोगों की जो है बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने छटनी कर दी थी, तो उनको जॉब से हटा दिया था। तो ये यहाँ पर बहुत बड़ी कमी है। नंबर 4, यहाँ पर तो ओनर जो है वो बाय बाय टाटा कर देगा और जॉब से निकाल देगा। तो ऐसी हालत में और भी ज़्यादा बदतर हालत हो जाती है। तो आप यहाँ कैसे नहीं मानेंगे कि शोषण नहीं हो रहा है? यहाँ शोषण हो रहा है। आगे देखते हैं। नहीं है तो देखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो है स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। आप जब नेवी के लिए अप्लाई करते हैं तो उस फॉर्म में ही जो है डिटेल से लिखा होता है कि जो जॉब प्राप्त कर लेगा उसके परिवार वाले को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, उनको इतना जो है अनाउंस दिया जाएगा। तो यहाँ पर पूरी फैसिलिटीज है। गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं वो समय समय पर अगर बीमारी हो जाती है किसी को भी तो वो लोन उठा लेते हैं, तो बगैर ब्याज का लोन मिल जाता है। वो धीरे धीरे सैलरी से कटता रहता है। बहुत अच्छी फैसिलिटी है हमारी सरकार की तरफ से। तो देखिए है ना, ये बहुत अच्छा सेक्टर। लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बीमा नहीं है। यहाँ उल्टे टेंशन और दी जाती है। कैसे? अगर मेरे परिवार में किसी को कोई दिक्कत होती है और मैं अपने प्राइवेट सेक्टर में जहां मैं काम करता हूं और वहां मैं कह दूं कि सर मुझे जो है 1.5 महीने की छुट्टी चाहिए, बड़ी ही मुसीबत में है, तो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है? तो यहाँ पर जो है शोषण नहीं होता। यहाँ शोषण
नहीं होता और यहाँ शोषण होता है। यहाँ जो जॉब है वो सुरक्षित है और यहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हमने पॉइंट देखे हैं। प्राइवेट सेक्टर और जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें ये सब डिफरेंस है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद आता है एक गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली योजना क्या है। तो उस योजना के माध्यम से लोगों के जीवन को ऊंचा उठाया गया है। NREGA यानी कि नरेगा। नरेगा को गवर्नमेंट कब लेके आई? 2005 में। और इसके कार्यों को देखते हुए, इस योजना की बढ़ोतरी को देखते हुए, विकास को देखते हुए, इसके योगदान को देखते हुए इस योजना का दायरा और बढ़ाया गया और इसको 2006 में किस नाम से लाया गया? इसके नाम के आगे M और लगा दिया गया, यानी कि महात्मा गांधी एक ग्रामीण रोजगार योजना इसको कहा गया है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इसको कहा गया है और इसे 2006 में विस्तारित करके लाया गया था। इसका मेन योगदान क्या रहता है, इसके मेन उद्देश्य क्या है? नंबर 1, यह जो है ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार के एक सदस्य को 100 दिन का रोजगार एक वर्ष में देंगे। ये इसका उद्देश्य है। नंबर 2 है ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। नंबर 3 ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी को दूर करना। और नंबर 4 सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाना। तो देखिए, सरकार ने कोई योजना बनाई, कोई नहर बनाने की योजना बनाई, कोई सड़क निर्माण की योजना बनाई, तो उसको आगे बढ़ाया जाता है। इन लोगों को ही इस कार्य पर लगाया जाता है। नहर की सफाई के लिए, नहर को पक्का करने के लिए, किसी सड़क को पक्का करने के लिए या उसकी मरम्मत के लिए बहुत से कार्य होते हैं। इस योजना के तहत वो सब करवाए जाते हैं लोगों से और उनको 1 साल में 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करवाया जाता है। रोजगार न दिए जाने पर नंबर 5 रोजगार न दिए जाने पर भत्ता दिया जाता है। भत्ता क्या होता है? यह अनाउंस होता है, बेरोजगारी भत्ता जिसे कहते हैं, वो दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो है ना बहुत अच्छी योजना। तो ये इस योजना के जो है उद्देश्य रहे हैं। आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से देख लेने हैं, पढ़ लेने हैं, लर्न करने हैं। ये जो पर्सन है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हमारा जो पॉइंट आता है वो है जीडीपी का। जीडीपी एक बहुत ही उच्च क्षेत्र है। ये देखिए जीडीपी। जीडीपी क्या है? ये है ग्रॉस डोमेस्टिक और प्रोडक्ट। तो यहां पर सकल घरेलू उत्पाद इसको कहा जाता है। किसी भी देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी हम देखते हैं तो उसमें क्या काउंट करते हैं? नंबर 1 एक वर्ष में बनी
कुल वस्तु, और नंबर 2 कुल आय। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा जीडीपी निकल करके आता है। तो ये सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं इसको। इसमें जो है एक साल भर में किसी देश में कितनी वस्तुएं बनी हैं उनका मूल्य, और जो भी सेवाएं आदि और इनकम हुई है उनको भी काउंट किया जाता है कुल आय, और फिर जो है उनको दोनों को जोड़ा जाता है। इससे सकल घरेलू उत्पाद का पता चलता है कि किसी देश की राष्ट्रीय आर्थिक जो दशा है वो ये है। तो जीडीपी का आकलन हम कैसे भी कर सकते हैं। एक परिवार की जीडीपी देख सकते हैं, एक शहर की जीडीपी देख सकते हैं, एक राज्य की देख सकते हैं, एक फैक्ट्री की देख सकते हैं, एक देश की देख सकते हैं। तो यही तरीके से हम वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। और जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, इसको 2 से 3 बार जरूर देखें। अगर आपको लगा है कि मेहनत की गई है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो आपके चित परिचित आपके दोस्तों तक जो 10th क्लास में है उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि उनको इसका बेनिफिट हो सके। और अगर आपको इस वीडियो में की गई मेहनत अच्छी लगी है तो इस वीडियो को बनाने का मुझे परिणाम दिया जाए, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जितने भी न्यू मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। मैं संजय कुमार आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर के। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।